अन्नदाता, 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 मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान बकरी पालन करके कमाए अधिक लाभ। गर्मी के मौसम में लोबिया की खेती करना है लाभकारी। भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे सीमांत किसान और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में बकरी पालन की लोकप्रियता अत्यधिक है। बहुउद्देशीय उपयोगिता और सरल प्रबंधन पशुपालकों में बकरी पालन की ओर बढ़ते रुझान के प्रमुख कारण है और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर बकरी पालन से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो आप कैसे करें इस व्यवसाय को, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर A.K. गौर से। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, पहला है इसमें हम कौन सी नस्ल की बकरी का लालन पालन करें। सर्वप्रथम कार्य वही होता है। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अधिकांश घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बकरी पालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही यह व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। जो बकरियों की नस्लें हैं भारतवर्ष की, उनमें प्रमुखतः जमुनापारी, बारबरी, सिरोही, बीटल, ब्लैक बंगाल आदि नस्लें हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों के हिसाब से पाली जाती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की जलवायु को देखते हुए मध्य प्रदेश के आसपास चंबल रीजन में पाई जाने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी ये दो उद्देश्यों को पूरा कर देती है। एक तो बकरी पालक को जो दूध की आवश्यकता होती है वो 1.5 से 2.5 लीटर के बीच में उपलब्ध हो जाती है, और इसके जो नर वत्स होते हैं या आगे चल के एक बकरे का रूप लेते हैं, जिनसे कि मांस उत्पादन भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आवास गृह जो होने चाहिए बकरियों के लिए, फर्श तो आमून तौर पर पक्का हो तो बहुत अच्छा है। फिर आर्थिक जो स्थिति है पशुपालक की या बकरी पालक की, उसके हिसाब से वो आवास गृह
निर्मित करे। अमूमन जहाँ भी निर्मित किए जाते हैं वो ऊंचे स्थान पर निर्मित किए जाने चाहिए, जिससे कि बारिश के मौसम का पानी का भराव उनके आसपास या उस क्षेत्र में ना हो। यह हमें ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी फार्म हाउस या बकरी का शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बेहद अनिवार्य है। बकरी के आवास के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके और यह जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो। वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवा अच्छे प्रकार से मिल सके। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। लेकिन एक वयस्क पशु को जो स्थान चाहिए होता है वो 6 बाई 4 फुट की जगह की जरूरत पड़ती है, खास तौर से आवास गृह में। और उसका दोगुना जो एरिया क्षेत्रफल होता है वह बाड़े के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आवास गृह जो है 12 से 15 फुट की ऊंचाई का बना हुआ होना चाहिए। इसकी जो छत होती है घास फूस की भी कर सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी छत कहलाती है। अगर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो एस्बेस्टस की शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ में जो दीवारें होती हैं वो दीवारें आधी तो उठी हुई होती हैं और बाकी में खुली हवा के आदान प्रदान, स्वच्छ हवा के आदान प्रदान के लिए उनमें लोहे की जालियां या ग्रिल लगा दिए जाते हैं, साथ में मच्छर जाली भी लगाई जाती है। तो इस प्रकार के आवास गृह के स्थान की आवश्यकता होती है। साथ में जो बाड़े हम निर्मित करते हैं उन बाड़ों में खाने की नाद भी बनी होती हैं दीवार के सहारे, और पानी की नादों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और पानी भी जो हो उसका स्रोत जो है वो है या तो कुआं हो या बोरवेल का पानी हो। तो ये पानी जो होते हैं ये स्वच्छ और साफ होते हैं। आवास गृह में खास तौर से शीत ऋतु के मौसम को देखते हुए हमें जो उनका फर्श होता है तो ऐसे समय हमें धान के पुआल का बिछावन उपयोग में लाना चाहिए, चाहे वो किसी भी अवस्था का, मतलब बकरी की अवस्था का पशु हो। रात्रिकालीन समय में हमें आवास गृह के चारों ओर बोरे की फट्टियां जो हैं वो लटका अगर दें हम रात के समय में, तो ठंडी हवाओं का प्रवेश आवास गृह में नहीं होता है और इस तरह से बकरियां और बकरे जो हैं आरामदायक स्थिति में इस शीत ऋतु में भी आराम से रह पाते हैं। किसान भाइयों, अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान भाई लोबिया की खेती करना चाहते हैं वो इस समय इसकी बीजों की बुआई कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए लोबिया की उन्नतशील किस्मों का चयन करके खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई करना जरूरी है। तो आप कैसे करें इस कार्य को, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी से।
आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि गर्मी के मौसम में अगर आप लोबिया या बोदी की खेती करना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में काउपी कहते हैं, तो इसकी खेती अगर आप गर्मी के मौसम में करना चाहते हैं तो ये लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। अपने अपने क्षेत्रों में आप देख लें, तापमान में थोड़ी सी जैसे ही ऊपर तापमान होने लगे और ये बुआई के लिए उपयुक्त है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये गर्मी का फसल है, सिंचाई का उपयुक्त साधन होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए कुछ प्रभेद खास होते हैं जो झाड़ी नुमा होते हैं, बुश टाइप हम लोग कहते हैं। लत्तर वाला बोदी की खेती आपको नहीं करना है, झाड़ी वाले पौधे का करना है। इसके लिए CP4, अर्का गरिमा, पूसा कोमल, ये खास प्रभेद हैं, इसका आप चयन कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट कंपनी की कोई अन्य प्रभेद भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ हाइब्रिड हैं तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे ये लत्तर वाली नहीं हो, ये रोग रोधी किस्म हो। साथ ही साथ इसमें मतलब झाड़ी नुमा होनी चाहिए और गर्मी के लिए उपयुक्त प्रभेद हो, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब जहाँ तक सवाल है खेतों का चयन का, तो आप हल्की दोमट किस्म की मिट्टी से लेकर थोड़ी भारी मिट्टी में भी कर सकते हैं। हालांकि जल जमाव की जहाँ संभावना है, अगर आपके क्षेत्रों में जाड़े में बारिश होती है या फरवरी मार्च के महीने में बारिश की संभावना बनती है आपके ज़िले में, आपके इलाके में, आपके राज्य में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप भारी मिट्टी में कतई इसकी खेती नहीं करेंगे। लोबिया यानी बोदी की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छे जल प्रबंधन के साथ उगाया जा सकता है। अन्य दालों की फसल की तरह इस फसल के लिए सामान्य बीज बैड तैयार किए जाते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 बार जुताई करें और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर क्यारियां बनाएं। छोटी छोटी क्यारी बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। आप चैनल बना के इसकी लाइन पे आप गड्ढे करके उसके किनारे किनारे इसकी बुआई कर सकते हैं। ये 2 मेथड से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये ध्यान रहे इसे गर्मी में सिंचाई की ज़रूरत है, लेकिन अधिक पानी से ये दलहनी फसल है, इसको नुकसान होता है। लोबिया की खेती के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी पैदावार के लिए बीजों का उपचार करके ही बोना चाहिए। इसके लिए बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें और इसके बाद लोबिया बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित कर बुआई करें। क्योंकि ये सब्जी वाली बोदी है, इसमें उत्पादन आपको ज़्यादा चाहिए, अधिक इसके बेहतर फसल चाहिए, तो आपको कंपोस्ट देना होगा। आप 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से FYM या कंपोस्ट आपको अपने खेतों में बुआई से पहले डालना होगा। साथ ही साथ NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 40 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास की मात्रा देनी होगी। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप DAP और पोटास के रूप में बुआई से पहले डाल देंगे और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाएगी उसको 2 खुराक में बुआई के 15 दिनों बाद पहली कोड़ाई के समय और बुआई के 35 दिनों बाद दूसरी कोड़ाई के समय आप यूरिया के रूप में अपने खेतों में 2 खुराक में आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को डालेंगे तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, इसकी जो झाड़ी नुमा चूंकि पौधे होते हैं, बुश टाइप है, 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी थोड़ी घनी बुआई करेंगे। नतीजा ये होगा कि बीज दर अधिक लगेगा। जहाँ पे बरसात में आप लत्तर वाली बोदी की खेती करते हैं तो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर की आवश्यकता होती है, वहीं पर यहाँ पे 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होगी। लोबिया के पौधे के आसपास अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार के कारण पौधा अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए लोबिया के पौधों की 2 से 3 बार निराई व गुड़ाई करें। वहीं यदि रासायनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो पेंडिमेथलिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद 2 दिन के अंदर प्रयोग करें। किसान भाइयों, जब आप अपनी खेतों में बुआई कर देंगे तो हल्की सिंचाई करेंगे, जल जमाव ना हो, ज़्यादा सिंचाई ना हो, इसका ज़रूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि जैसे पौधे निकलेंगे इसमें लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े आएंगे। साथ ही साथ लाही या जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, उसका प्रकोप जो सरसों में लाई होता है, इस पर भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो आपको सावधानी के तौर पे जैसे पौधे निकले तो अचूक या निम्बिसिडीन नाम की नीम से बनी हुई दवा बाज़ार में उपलब्ध है, उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप हर 10-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। दूसरी बात, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगल बगल
बगल में सरसों या सेम या दूसरी तरह के फसल लगे हैं जिसके वजह से आपके यहाँ खेतों में भी बहुत अधिक आ जा रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध है जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। उसका 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आप हर 10-12 दिन के अंतराल पे शुरुआती 30-35 दिनों तक 40 दिनों तक जरूर 2-3 छिड़काव कर दें, तब आपका फसल इन कीटों से बचा रहेगा। किसान भाइयों, अगर आप और अधिक जानकारी के लिए बाद में और हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप अपनी खेती की तैयारी करें और एक अच्छा उत्पादन के लेने के लिए आप आगे बढ़ें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दिन की हजारों खबरें, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में पत्ती में भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने पर ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। चना की फसल में वयस्क कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से लगाएं। फेरोमोन ट्रैप में वयस्क कीटों की उपस्थिति के आधार पर एनपीबी नामक जैविक कीटनाशक 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में माहू, जिसे एफिड भी कहते हैं, कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोपिड 17.8 SL दवा की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से 2 से 3 बार छिड़काव करें। सरसों की फसल में निचली पत्तियों पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। रोग की तीव्रता के अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पर एक और छिड़काव किया जा सकता है। मक्का की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था होने पर निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। इसके पश्चात नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी वाली फसलों में माहू के प्रकोप की संभावना है। इसके लिए सतत निगरानी रखें और प्रारंभिक प्रकोप दिखाई देने पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। सब्जी फसलों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर स्पाइनोसिड 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
केला और पपीता के पौध में सप्ताह में एक बार पानी अवश्य दें और फूल आने की स्थिति में केला पौध में सहारा देवें। गाभिन गायों को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 30 ग्राम साधारण नमक खिलाएं। अधिक उत्पादन के लिए पशुओं को हरा चारा 25 से 30 किलोग्राम प्रतिदिन खिलाएं। हरे चारे एवं सूखे चारे का अनुपात 3:1 रखें। दुधारू पशुओं में पेट में गैस हो गया हो तो टिम्पोल या ब्लेटासिल दवा 100 मिलीलीटर गुनगुने पानी के साथ पिलाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम वैदपुरा, जिला मुरैना के कृषक पातीराम केवट ने। ये अरहर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पातीराम केवट जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। और आज जो है हम अरहर की फसल में कीट बीमारियों पर समसामयिक चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि वर्तमान में जो है कई दिनों से हमारे ज़िले में जो है बदरी लगी हुई थी, बादल छाया हुआ था, जिसके कारण जो है कीट लगने की संभावना जो है मुख्यतः देखने को मिलेगी। और अब मुख्य रूप से हम अगर बीमारी की बात करें तो बीमारियों में मुख्य रूप से जो है दलहनी फसलों में और अरहर में भी जो है उकटा सबसे प्रमुख भूमि जनित या फ्यूजेरियम विल्ट के कारण होने वाला यह बीमारी है। यह खेत में जब नमी बहुत ज़्यादा होती है या हम बीजों का उपचारित करके नहीं लगाते हैं, उसके कारण जो है उकटा बीमारी देखने को मिलती है। उकटा को आप सामान्यतः बीज जब अंकुरण होता है उसके तीसरे हफ्ते से लेकर फसल पकने तक की अवस्था तक जो है यह आपको खेतों में देखने को मिलेगा। इसमें जो है पत्तियां आपकी जो है पीली पड़ के झुक जाती हैं, उसके बाद जो है अधिकता होने पर काले पड़कर जो है मुरझा जाते हैं। आप अगर जड़ से उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे इसकी जड़ को अगर आप तने को बीच से चीरते हैं तो उसमें काले भूरे रंग की जो धारियां आपको देखने को मिलेंगी। और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। इसके लिए भी किसान मित्रों जो है आप निश्चित रूप से बीज को उपचारित करके आप खेत में बुआई करें। अगर रासायनिक फंजीसाइड के द्वारा उपचार करना चाहते हैं, चाहे कार्बेंडाजिम मैंकोजेब की जो है 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति केजी बीज को उपचारित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। तो उसके अलावा जो है आप निश्चित रूप से फसल चक्र को आप अपनाएं। उस लगातार एक ही फसल को जो है आप लगातार एक खेत में न उगाएं। तो अरहर की फसल में मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं उसमें फल मक्खी है। फली मक्खी जो है यह कीट जो होता है बहुत ही छोटा होता है और इसकी जो आँखें होती हैं वह त्रिभुजाकार होती है और हरे रंग की होती हैं और इसके पंख जो होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं। और यह जो है अपने अंडे जो है फली के अंदर देते हैं छिद्र बनाकर, और इसके अंदर अंडे गिडार निकलना और जो प्यूपा बनना और जो वयस्क बनने की जो अवस्था होती है वो फली के अंदर ही होती है। जो गिडार निकलते हैं, सूढ़ियाँ निकलती हैं, वह फली को शुरुआती दौर में जो दाने होते हैं उसको खुरच कर खाते हैं। उसके बाद जो होता है यह टनल नुमा जो है टेढ़ी मेढ़ी जो है नाली या रूपा संरचना बनाकर जो है वह फली के अंदर जो है दाने को खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है दाने की जो गुणवत्ता है वह निश्चित रूप से खत्म हो जाती है। अगर इसका समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो निश्चित रूप से इससे जो है आपका 60 से 70% तक जो है उत्पादकता जो है घट जाती है अरहर की फसल में। अब हम इन कीटों का नियंत्रण किस प्रकार करें इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम तो किसान मित्रों नीम तेल जो है उसकी 2% मात्रा
और जो हमारे एजाडिक्टिन है यह भी नीम का ही पदार्थ है, उसकी भी 2% मात्रा जो है आपको लेकर प्रति एकड़ छिड़काव करनी होती है। लगभग आपको 400 ml मात्रा जो है 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। प्रोपेनोफॉस 50 EC की मात्रा जो है उसे जो है 400 ml मात्रा को जो है 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अब इसके बाद जो है फली भेदक कीट जो होता है हेलिकोबर्पा, यह जो है दलहनी फसल में मुख्यतः सबसे प्रमुख कीटों में से एक होता है। और यह जो है इसकी जो मादा होते हैं, अंडे जो हैं वह पत्तियों के कोमल भाग जो होते हैं या पुष्प होते हैं, फली होते हैं, उस पर जो है अंडे देने का कार्य करते हैं और उससे जो सूढ़ियाँ निकलेंगी, गिडार निकलते हैं, यह शुरुआती दौर में तो पत्तियों को जो खुरच कर खाते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही वयस्क अवस्था में थोड़ा सा सूढ़ियाँ जो पुरानी होते हैं वह जो है पुष्प को जो है खुरच कर खाना शुरू करते हैं, जिससे पुष्प जो होता है वह झड़ जाता है और उसके बाद जो है फली बनने की अवस्था में जो होते हैं या फली में जो है छिद्रनुमा संरचना बनाकर जो है इल्लियाँ जो है दाने को अंदर खुरच कर खाते हैं। आप देखेंगे मुख्यतः जो है जो इल्लियों का आधा शरीर जो होता है, पीछे का भाग जो होता है वह फली के बाहर की ओर लटका हुआ होता है और उसका मुख्य भाग जो होता है वो फली के अंदर होता है। तो यह मुख्य रूप से सबसे प्रमुख कीटों में से एक है। अब हम इन कीटों का नियंत्रण किस प्रकार करें, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम तो किसान मित्रों, आप लोग जो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई निश्चित रूप से करें, जिससे जो कीट के जो अंडे होते हैं या प्यूपा होता है वह गर्मी के दिनों में वह नष्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो है NPV की 250 इक्विवेलेंट लार्वा जो है उसकी जो 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में उसमें 1% टीनोपोल और उसे 0.5% गुड़ और 0.1% का साबुन का घोल मिलाकर जो है शाम के समय आप इसका छिड़काव करें। अगर रासायनिक विधि के द्वारा जो है कीटनाशकों का आप छिड़काव करना चाहते हैं तो रासायनिक कीटनाशकों में मुख्य रूप से जैसे इंडॉक्स कार्ब की 350 ml मात्रा जो है वो 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति 2.5 एकड़ पर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई निम्न जानकारियों को आप अपनाकर निश्चित रूप से अरहर की फसल में जो है आप अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।